हेलो एवरीवन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7.1। इस वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। उससे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले पाएगा। जैसे दो डाइस को टॉस किया तो सम ऑफ नंबर्स आता था 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। वेरएस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो एक रेंज में सारे रियल नंबर्स ऑक्यूपाई कर पाएगा। बेसिकली कंटिन्यूअस रेंज मतलब infinite number of values will be taken by our random variable x। इन केसेस में इस रैंडम वेरिएबल को कहा जाएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले दो और डेफिनेशंस। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब एक फॉर्मूला था जिससे हमें प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज मिलते थे फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी देगा फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी देने वाला फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी वैल्यू देने वाला फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यस, लेट्स गो अहेड विद द प्रॉपर्टीज। ओके, पहला प्रॉपर्टी, अगर हम एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल मान ले मैं बात कर रहा हूं हाइट ऑफ पीपल इन अ सर्टेन रूम। अगर हाइट ऑफ पीपल इन अ सर्टेन रूम इज बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर, my question is, what is the probability that the next person coming in will have the height as 154 centimeter? तो इसका जवाब कुछ ऐसा बनेगा कि अगला पर्सन जो आएगा उसका एग्जैक्ट 154 है ऐसा जरूरी नहीं है। ही कैन बी 154.1 सेंटीमीटर, ही कैन बी 154.11 सेंटीमीटर्स, 154.111 सेंटीमीटर्स। ऐसे देखा जाए तो 150 टू 160 के बीच में तो देयर आर इन्फिनिट नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी की एक पर्सन जो अंदर आएगा उसका हाइट एग्जैक्ट 154 है, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी जो कि आएगा 0। इन शॉर्ट, अगर रिजल्ट के फॉर्म में मैं तेरे से बोलूं, आई एम ट्राइंग टू से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 ओनली। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई से पी ऑफ एक्स इक्वल टू सम वैल्यू ए, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब याद कर, मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें प्रोबेबिलिटी देगा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। अभी अगर तू एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू ए डालेगा, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, तू एक्स का वैल्यू अगर ए पुट करेगा तो यहां पे साइन ए आएगा विच मे नॉट बी इक्वल टू 0। स्टिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग अ सर्टेन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको अभी के लिए समझ के रख, पूरा थियरी जैसे जैसे समझेगा वैसे वैसे सारी चीजें फिट होगी। एक बार वापस, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट होगा एफ ऑफ एक्स के साथ। इट इज अ फॉर्मूला विच विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर तू एक्स को ए डालेगा तो तुझे एफ ऑफ ए मिलेगा जो कि नेसेसरीली 0 नहीं होगा, बट पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू हम 0 कंसिडर करेंगे every time the random variable is a continuous random variable. I hope it is all clear up till here. Now because fx gives us the probability, fx का हर value has to lie between 0 and 1 only, because probability के सारे values जो है they lie between 0 and 1 only. So if I write this property again in a proper way, I mean to say fx will always be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. अगर कभी उन्होंने क्वेश्चन में तुम्हें कोई एफ एक्स दिया जिसका वैल्यू नेगेटिव आया या 1 से बड़ा आया तो वो एक एक्सेप्टेबल एफ एक्स नहीं होगा। एन एक्सेप्टेबल एफ एक्स मतलब उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से कम होना कंपलसरी है। अभी ग्राफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब हमारा पीडीएफ, क्योंकि एफ एक्स का हर वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है। एफ एक्स का ग्राफ भी जो रहेगा it will completely lie between 0 and 1 only. If I am plotting x versus fx और ये मेरा y एक्सिस पे वैल्यू 1 है और ये x पे 0 है, तो सारा ग्राफ इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में ही आएगा। मतलब अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसे बनाता हूं,
दिस इज अ पॉसिबल ग्राफ ऑफ एफ एक्स, बट यही ग्राफ अगर मैं ऐसे बना लूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में एफ एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, विच बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली अगर एफ एक्स का ग्राफ कभी भी प्लॉट करेगा, इट हैज टू लाई ओनली इन दिस रेंज। फेयर इनफ, गो अहेड। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यू विल बी लाइक, वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होता है, बट अगर हम एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इंटीग्रेशन से निकलता है। जैसे इफ यू रीड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड बाय डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कहने का मतलब अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स greater than a and less than b, let us say a is a number somewhere here and b is a number somewhere here, so probability that x lies between a and b is represented by the area under the fx graph between a to b, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिलेगा। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग fx ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to b। फिफ्थ प्रॉपर्टी समझा ना, तो अभी तो फोर्थ प्रॉपर्टी समझ पाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब अगर फंक्शन का लोअर लिमिट, फॉर द टाइम बीइंग समझ ले लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है एंड अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम द लोअर लिमिट विच इज लेट्स से फॉर सपोज माइनस इंफिनिटी टू अपर लिमिट विच इज इंफिनिटी, ये हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, बिकॉज this represents total probability and we know that total probability is always equal to 1. I hope it's clear up till here. Next we define something called cumulative distribution function. इसका मीनिंग होता है, एक तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ, एंड मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कोई तो एक नंबर होगा। इसी चीज को तू ग्राफ से देख, अगर इसको ग्राफ से इमेजिन करेगा ना तो इसका फॉर्मूला तू अपने आप दे पाएगा। लेट अस से x यहां पे लाई करता है, ओके, इफ x lies over here and if I ask you probability of my capital X being less than x, means I'm talking about entire area which is on the left of x. x कहीं भी है फर्क नहीं पड़ता है, but capital Fx simply means probability of x less than equal to x, मतलब basically the entire area under the Fx graph to the left of x. तो थोड़ा भी अगर सोचेगा ना तो समझ चुका रहेगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेटिंग एफ एक्स फ्रॉम द लोअर लिमिट विच इज माइनस इंफिनिटी अप टू एक्स। जब सम्स करेगा ना तब लोअर लिमिट हमेशा माइनस इंफिनिटी नहीं होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू दिया रहेगा, बट इन जनरल इफ नथिंग इज गिवन यू कैन टेक द लोअर लिमिट टू बी माइनस इंफिनिटी। सो यस, कैपिटल एफ एक्स हो गया हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर स्मॉल x एंड इट इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग fx dx, मतलब pdf फ्रॉम द लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी अप टू द गिवन वैल्यू विच इज x। अभी इसको अप्लाई करके तू वापस p ऑफ x लाइंग बिटवीन a टू b निकाल। अगर तू सोच रहा है कि सर आपने अभी बोला p ऑफ x लाइंग बिटवीन a एंड b इज ऑब्टेन्ड बाय डेफिनाइट इंटीग्रेशन, आई फुल्ली एग्री विथ यू, बट अगर तू CDF देखेगा तो CDF के हेल्प से भी तू P ऑफ X लाइंग बिटवीन A एंड B फाइंड कर पाएगा। इसके लिए दोबारा ग्राफ सोच। I'll just rub this out so that I get some space. Yes, if you check this graph and let us say A यहां पर है और B यहां पर है, I need probability of x lying between A and B. Basically, I need this area. अगर मैं f of B के बारे में बात करूं, this is what I wanted, right? अगर मैं f of B के बारे में बात करूं, f of B मतलब area under the graph from right up to the start of the graph up to B. f of B would represent, मान ले ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, so f of B would represent this entire blue area. But I want the black area. Black area is basically the entire blue area minus the area which is behind A. But area which is behind A under the graph is obtained by capital F of A. So the required area can be obtained by FB minus F of A. Just think over it and try to catch my words. उनका मीनिंग सोचने का ट्राई करो,
you will understand what I am talking. Ultimately याद रखना है कि p of x lying between a and b can also be obtained from the cumulative distribution function by doing fb minus fa. So yes, that's one more part of the theory. Two more formulae when it comes to continuous random variables. I'll rub this out once again. E of x, देख E of x का फॉर्मूला वापस वही है जो पहले पढ़ा था. तू पहले पढ़ा था समेशन x p of x. इस केस में समेशन के बदले इंटीग्रेशन आएगा. सो इट विल बी इंटीग्रेशन, x का वैल्यू x ही रहने दे, p of x मतलब प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पे अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी वाज fx. सो इंटीग्रेशन x fx ऑफ कोर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, will give us expected value of our random variable. And finally variance का भी same logic, summation x square px minus e of x the whole square. इधर भी summation के बदले आएगा integration from minus to plus infinity, x square into px का हो जाएगा fx, and integration है तो dx लिखना कंपलसरी है, और माइनस तू करेगा तेरा e of x का स्क्वायर. And yes, that's it with the entire theory of continuous random variables. Theory अगर कुछ नहीं समझा है, I would recommend कि पूरा theory एक बार दोबारा go through कर लो. Be very clear with the theory before you finally begin the numericals. So yes, assuming you are very clear with the theory, let's begin with the sums. Verify which of the following is PDF of some random variable x. fx equal to sin x. देख PDF होने के लिए दो कंडीशन, fx has to be lying between 0 and 1 only, and total probability मतलब integration fx dx must be equal to 1. Integration fx dx from lower limit to upper limit must be 1. represent करने के लिए माइनस टू प्लस इंफिनिटी लिखते थे, but minus infinity would simply represent the lower limit and infinity would represent the upper limit. In the first case, lower limit 0 and upper limit pi by 2. So try करते हैं sum number 1. इस रेंज में sin x का हर वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि sin x का हर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, पहला कंडीशन मीट हो गया. You can just write sin x lies between 0 and 1 for all x belonging to 0 to pi by 2. The first condition is met. Second condition, total probability. Integration sin x dx कर ले from 0 to pi by 2. Okay, I was to write minus to plus infinity. Like I said, we have to write the lower limit to upper limit. Fine, this is minus cos x going from 0 to pi by 2. माइनस है तो तू लिमिट फ्लिप कर ले, इसको बना दे cos x पाई बाई 2 से 0. आंसर आएगा cos 0 माइनस cos पाई बाई 2. ये होगा 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 आ गया. दोनों कंडीशंस मीट हुए, इसलिए मैं कह सकता हूं कि गिवन फंक्शन किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ हो सकता है. ये स्टेटमेंट्स आप अपने आप फ्रेम करके लिख लेना. You can also refer the solved examples to know what the detailed writing pattern is. And video के लिए I would focus more on the solving part. Let's go ahead. Sum number 2. fx equal to x for x lying between 0 and 1. And fx is equal to 2 minus x for x lying between 1 and 2. 0 to 1 में x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगा, और 2 minus x 1 से 2 के रेंज में तो कोई भी नंबर लेके इसमें पुट कर, अगेन तेरा वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगा. तो कहने का मतलब fx lies between 0 and 1 for all values of x in the given interval. गिवन इंटरवल देखेगा तो 0 से 1 एंड 1 से 2 है, मतलब ओवरऑल फंक्शन का जो इंटरवल है वो 0 से 2 आएगा. तो तेरा पहला कंडीशन तो मीट हो गया. fx lies between 0 and 1 for all x belonging to the interval of the function which is 0 to 2. I hope everyone knows square bracket मतलब included and round bracket मतलब value is not included. Great. आगे बढ़, we need total probability. 0 से 2 अगर fx को इंटीग्रेट करेगा तो 0 से 2 इंटीग्रेट करने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा. 0 से 1 मेरा फंक्शन आएगा x
प्लस 1 से 2 मेरा फंक्शन आएगा 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, प्लस इसका इंटीग्रेट करेगा तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2, 1 डालेगा तो 1 by 2, 0 डालेगा तो 0, इट इज 1 by 2 माइनस 0 फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस 2 डाल दें तो 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2, तो पहला आएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 ओनली, माइनस अगर 1 डालेगा तो इट इज 2 माइनस हाफ, ये आएगा हाफ, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 2 माइनस हाफ इज 3 by 2, half minus 3 by 2 is minus 1 and 2 minus 1 will be 1. Great, once again मेरा total probability 1 आ गया और फर्स्ट कंडीशन भी मीट हुआ था, तो ये फंक्शन भी किसी रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ रिप्रेजेंट कर पाएगा. सो यस, दैट्स इट विद द सेकंड सम. तू थर्ड सम ले ले, सिंस आई डोंट हैव स्पेस आई विल जस्ट ड्रॉप दिस आउट and we will try taking the third sum here only. fx equal to 2. अभी तू और कुछ करे ना करे, सीधा ही पता चल रहा है कि इस गिवन रेंज में फॉर ऑल वैल्यूज fx इज इक्वल टू 2. fx का कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता है. सो fx का 2 आना itself tells you that this function cannot represent the random variable. The given function cannot represent the PDF of any random variable x because fx is equal to 2 which is greater than 1. So given function cannot represent the PDF of any random variable x. Yes, great. With that, go ahead with sum number 2. The following is the PDF of some random variable x. They have given you the limit for the function and they have said fx will be 0 otherwise. Basically, the function is defined between 0 and 4 only, and the function is x upon 8. Find p of x less than 1.5. You simply integrate fx, which is x upon 8, from 0 to 4. 1 by 8 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, सो टोटल आएगा x स्क्वायर बाई 16 गोइंग फ्रॉम 0 to 4. तो 4 पुट करेगा, आई एम सो सॉरी, 0 to 4 नहीं आएगा, 0 to 1.5 आएगा बिकॉज आई हैव सेड x लेस देन 1.5. या लेट्स गेट बैक हियर. दिस इज 2.25 अपॉन 16. इसको तू आगे डिवाइड कर या फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई कर, तेरे ऊपर है. For the time being, I'll simplify it in the form of fraction. 2.25, you can write it as 9 by 4. तो ये आएगा 9 by 64. Let's go ahead. P of x lying between 1 and 2. Its integration from 1 to 2 of our PDF, which is x upon 8. Again, x square by 2 आएगा. 8 बाहर था तो x square by 16. Going from 1 to 2. ये 4 minus 1 upon 16, आंसर आएगा 3 upon 16. P of x greater than 2, मतलब 2 के राइट में. 2 के राइट में मतलब 2 से इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी बेसिकली अपर लिमिट था, जो इस केस में 4 है. सो 2 से इन्फिनिटी नहीं, 2 से 4 ही करना है. एक बार वापस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 16 फ्रॉम 2 to 4. तो 4 पुट करेगा 16 आएगा, 2 पुट करेगा 4 आएगा, 16 माइनस 4 12 अपॉन 16. रिड्यूस कर ले, ये आ जाएगा 3 by 4. That's how easy the sums are. In case आपको sums tough लग रहा है, I once again recommend you to understand the theory properly. Theory एक बार समझ लेगा ना, तो ये sums actually काफी mechanical है and काफी straight forward है. And yes, I agree, थोड़ा सा यहाँ पे integration आना भी जरूरी है. So yes, be familiar with integration and the theory of continuous random variables. And yes, then the sums are quite mechanical. ले ले sum number 3. It is known that error in measurement of reaction temperature something continuous random variable is given. ये तेरा range. Verify whether fx is PDF or not. Well, actually ये PDF नहीं है, because अगर तू number 2 डालेगा
तो एफ एक्स का वैल्यू मतलब एफ ऑफ टू अगर देखेंगे तो 4/3 आएगा विच इज ग्रेटर देन 1. सो एफ एक्स इज नॉट अ पीडीएफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स. बट समहाउ टेक्स्ट बुक ने ये पॉइंट स्किप कर दिया है एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ये पीडीएफ है. सो अगर ये पीडीएफ होगा तो हम आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे. बट yes, it's a mistake from the side of textbook. The given question is incorrect and we will say fx is not a pdf of any random variable x because f of 2 4/3 आता है which is greater than 1 and it's not possible. In case तू सोच रहा है कि सर x equal to 2 तो नहीं है ना, बट अगर तू 2 से थोड़ा छोटा नंबर लेगा जैसे 1.999 ले ले, स्टिल तेरा वैल्यू 4/3 के बहुत नजदीक आएगा एंड दैट वैल्यू इज स्टिल ग्रेटर देन 1. तो इवन इफ इट्स नॉट इक्वल टू 2, दिस इज अ कंटिन्यूअस रेंज एंड एक हल्के से छोटे नंबर के लिए भी तेरा जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा आता है. सो यस, द गिवन फंक्शन कैन नॉट बी द पीडीएफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स. तू सेकंड का निकाल आंसर. पी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 इक्वल टू 1 दिया या नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था स्पेसिफिक वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आएगा. मतलब p ऑफ x इक्वल टू 1 निकालेगा तो वो वैसे ही 0 है. सो p ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1 तू ऐसे लिख या तू ऐसे लिख, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है एंड बोथ ऑफ देम आर कैलकुलेटेड इन द सेम वे. सो यस, द बेसिक प्रिंसिपल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x² by 3 dx. इंटीग्रेट कर x³ by 3, 3 बाहर था, x³ by 9 होगा. फ्रॉम 0 to 1 लिमिट डाल 1/9. सेकेंड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव. मतलब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0. तेरा फंक्शन का रेंज -1 से 2 है, x नेगेटिव मतलब -1 से 0 का रेंज. इंटीग्रेट करना है x² by 3 dx को, वही आएगा x³ by 9. 0 to 1 सॉरी -1 to 0. 0 डालेगा तो 0 आएगा, -1/9 and answer आएगा 1/9 and that finishes sum number 3. Go ahead, sum number 4. Find k if the following functions are pdf. k ढूंढना है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल. fx is kx, range is 0 to 2 and you also have to find this probability. Get started. First वाला integration fx from 0 to 2 will be 1. fx मतलब kx. kx को इंटीग्रेट करेगा, इट इज kx²/2. सो k/2 x² फ्रॉम 0 to 2 is 1. पुट कर दे, इट विल बी 4 - 0 विच इज 4. 4k/2 2k एंड k फाइनली तेरा हाफ आएगा. या once k is half, you need probability of x lying between 1/4 and 3/2, simply obtained by integrating द फंक्शन kx मतलब k तो हाफ है, तो फंक्शन आएगा x/2 dx. इंटीग्रेट कर x²/2 और बाहर का 2 मतलब x²/4 और ये जाएगा 1/4 से 3/2. 3/2 डाल दें, सो दैट इज 9/4 -1/16 और बाहर भी एक 1/4 आएगा. एलसीएम ले ले, 9 4s आर 36 -1 35, 35/16 into 4, 35/64 is the answer to your first part. Exactly in a similar way, take the second part. इसका total probability चाहिए तो bracket open कर ले. When you open the bracket, it will be kx minus kx² dx from 0 to 1 because that's what the range is. And total probability as always will be 1. k common ले ले. x का integration x²/2 minus x² का integration x³/3. This has to go from 0 to 1 and that is 1. 0 डालेगा, second bracket 0 है. 1 डालेगा, first bracket 1/2 minus 1/3 1/6 आएगा. 6 right में ले तो k का value 6 आ गया. And finally find this. That is, I said k is 6 and we need p of x lying between 1/4 and 1/2. Obtained by integrating 1/4 to 1/2. It's
6 रहने दे बाहर, x से मल्टीप्लाई कर ले, सो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 6 वापस बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, गोइंग फ्रॉम 1 by 4 to 1 by 2. This should be further equal to 6 into 1 by 2 डाल दें, so it's 1 by 4 minus 1 by 16. Let's work it out orally. 1 by 4 minus 1 by 16 will be 3 by 16 and by 2. So 3 by 32 is the first term. Minus, पहले 1 by 2 का cube, so 1 upon 8. Minus 1 by 4 का cube, so 1 upon 64. 1 by 8 minus 1 by 64 is 7 by 64. 7 by 64 और 64 3s are करना होगा. So that will be 7 upon 192. Yeah, 64 3s are 192. 32 and 192 का LCM ले ले, तो 32 will get multiplied what, 6 times? Yeah. 3 6s are 18, 18 7s are, sorry, 18 minus 7 is 11. 11 into 6 will be, or rather 11 into 3 will be 33. नीचे 192 था, बट क्योंकि यहाँ से 2 काटा, it has become 96. Yes, it has become 96. Yeah, that's right, 96, and एक 3 भी कटेगा. So 11 upon 32 is the final probability. Go ahead, second part. I'll just rub this out so that I have some space to write the second part. Yeah, for the second part I need probability of x less than half. Integration lower limit 0 to half. We got k as 6, so 6, वही चीज वापस x minus x square dx. 6 x square by 2 minus x cube by 3, going from 0 to 1 by 2. 1 by 2 डाल दें, so that's 1 by 4 and 6, पहले तो 1 by 8 आ जाएगा. अभी 1 by 8 and into 3 is 1 by 24. 3 minus 1 will be 2. 2 by 24 is 1 by 12 and 6 के साथ काटा तो 1 by 2. That's your answer. Let's go ahead. Sum number 5. Something 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 something. Fx is given. Range is given. Find p of x less than 1. 0 से 1 का integration of 0.5x. You can write that as x by 2 dx. Integrate कर x square by 4. From 0 to 1, and that's going to give you 1 by 4. Second का आंसर, अभी कॉमन स्टेप्स आएगा, तेरा x square by 4 ही आएगा, and integration is from half to 1.5. So x square by 4, or you can just write 1 by 4. You can write it as half to 3 by 2. 3 by 2 का स्क्वायर कर तो 9 by 4 minus 1 by 4 which is 8 by 4 which is 2. 2 और 1 by 4 काट, तो इसका आंसर तेरा हाफ आएगा. P of x greater than 1 by 5. 1 by 5 नहीं, 1.5. So 3 by 2 से बड़ा. इंटीग्रेट होगा 3 by 2 से लेके 2 तक. फंक्शन वगैरह आप लिख लेना. x square by 4 आएगा. वंस अगेन 3 by 2 से 2 तक. 2 पुट कर तो 4 by 4 फर्स्ट वैल्यू 1 आएगा. 3 by 2 का स्क्वायर 9 by 4 by 4 मतलब 9 by 16. एंड सब्ट्रैक्ट कर ले, आंसर आ गया 7 by 16. गो अहेड, मैकेनिकल सम्स. वंस अगेन fx दिया है, x का रेंज दिया है, वेटिंग टाइम शुड बी बिटवीन 1 and 3. सो p of x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3. इंटीग्रेट होगा 1 से 3 तक. हमारा फंक्शन विच इज 1 by 5 dx. 1 by 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, x आएगा, x में तो लिमिट डाल दे 3 minus 1, आंसर आएगा 2 by 5. And second is waiting time more than 4 minutes. So x greater than 4, this will be integration 4 to 5, 1 by 5 dx. And once again integrate करके तेरा आंसर आ जाएगा 1 by 5. Go ahead. fx is given, range is given. Find p of x greater than 0. सबसे पहले k निकाल. So k 4 minus x square dx in the range minus 2 to 2.
दिस वैल्यू मस्ट बी 1, के बाहर ले ले, 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 से 2 गिविंग 1, k into you put a 2, you put a minus 2, so 2 minus minus 2 is 4 into 4 आएगा 16 minus 2 क्यूब 8 minus minus 2 क्यूब मतलब 8 minus minus 8 16, 16 upon 3 equal to 1. Once again 16 कॉमन ले, 1 minus 1 by 3 is 2 by 3, 2 into 16 32, 32 by 3 तो k आएगा 3 by 32. अब तेरा पहला क्वेश्चन का आंसर p of x ग्रेटर देन 0, उसके लिए इंटीग्रेट कर k 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट होने वाला है तेरा 0 से लेके 2 तक, कंटिन्यूटी हियर, सो p of x ग्रेटर देन 0 इज k का वैल्यू विच इज 3 by 32, 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x, 2 से 0 डाल दे तो वो सीधा 8 आ जाएगा, इसका वैल्यू x क्यूब बाई 3 और जैसे ही 2 डालेगा वो आ जाएगा 8 by 3, 2 एंड 0 भी डाला बट 0 का 0 ही आएगा, सो ये 16 by 3 कट करके आंसर आएगा हाफ. सेकेंड ले ले, p ऑफ -1 लेस देन x लेस देन 1, सेम फंक्शन इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होके आने वाला है k विच इज 3 by 32 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, बस लिमिट जाएगा -1 to 1, 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2, 4 2s are 8, so 3 by 32, 8 minus 1 minus minus 1 मतलब 2 by 3, okay that's 24 minus 2 which is 22, 22 upon 3, 3 ऊपर नीचे कट होगा, it's 22 upon 32, 11 upon 16, and finally this x greater than minus 0.5 और x greater than 0.5, there's a slight correction, यहाँ पे आएगा x less than minus 0.5, लेस देन माइनस 0.5 इसलिए बिकॉज अगर तू रेंज इमेजिन करेगा -2 से 2 का, एक नंबर लाइन समझ, -2 से 2, इन्होंने जो रेंज पूछा है यू कैन इमेजिन इट एज x लेस देन -0.5 मतलब -0.5 यहां पे होगा, लेस देन -0.5 मतलब ये वाला रेंज, और x ग्रेटर देन 0.5, 0.5 इधर होगा, ग्रेटर देन 0.5 मतलब यहां का रेंज. So all you have to do is integrate the function from -2 to -0.5, then again integrate from 0.5 to 2, और जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आया उन्हें हम एड अप करेंगे. सो ये थर्ड वाले का जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, yeah let's write that here. I'll simply write probability is integration -2 to -0.5, इनफैक्ट इंटीग्रेट करके यही फंक्शन आएगा. सो 3 by 32 4x minus x cube by 3 from -2 to -0.5 plus वही तेरा 3 by 32 4x minus x cube by 3 from 0.5 to 2, 3 by 32 common लेना, yeah let's work it out. So 4 into minus 0.5 is -2 माइनस -8, सो वो पहला नंबर 6 आएगा, माइनस -0.5 का क्यूब, I'll rub this out just so that we can make some rough calculations here. ओरली कर सकते हैं बट जस्ट टू बी डबल श्योर, या सो -0.5 का क्यूब आएगा तेरा -1/8, -2 का क्यूब आएगा +8, ये आएगा 63/8, 63/8 by 3, so yeah that is 63/24, yeah I think this should be it. एक -0.5 किया तो -2 +8 वो तेरा 6 आया, फिर माइनस का माइनस, 0.5 का क्यूब मतलब -1/8
प्लस 8 एंड बाई 3 हम सेपरेटली करेंगे. सो इनफैक्ट वी कैन स्टिल रिड्यूस इट एंड मेक इट 21 upon 8. Yes, we will keep it as 21 upon 8. प्लस ये 3/32 तो कॉमन ले चुका था. 8 minus 2 which is 6 minus 2 cube which is 8/3. So we have 8/3 minus, by 3 we can do it later. So 1/3, 8 minus 1 upon 8. And we have again the same number which is 63 upon 8 into 3. So ये भी आ जाएगा 21 upon 8. And that completes the second bracket. So yeah, we have 3/32. 6 plus 6 12 आएगा, or rather 6 minus 21 upon 8. So it's 48 minus 21 which is 27. 27 upon 8 और वो भी 2 बार आएगा. So 27 upon 4 होगा ये. Now you finally multiply the numbers and you get your final answer as 81 upon 128. Great, that's it with sum number 7. Go ahead, sum number 8. The following is the PDF. The range is given. Great. Find the expression for CDF of x. Yes. CDF was defined as f of x equal to p of x less than equal to x, obtained by integration from 0 to x of x upon 8 dx. x upon 8 इंटीग्रेट कर तो x square by 2 और बाहर 8 है तो ये आएगा x square upon 16. तो ये तेरा आ गया CDF. फिर पूछा है फाइंड fx at 0.5, 1.7 and 5. f of 0.5. सीधी बात है, सीधा 0.5 इसमें डाल दे. 0.5 मतलब हाफ का स्क्वायर 1/4 और बाई 16 तो 1/64. आगे बढ़. f of 1.7. 1.7 का स्क्वायर 2.89. So 2.89 divided by 16. You can leave it here, no problem. तू सिंप्लीफाई करेगा, मतलब तू कहेगा मैं डेसिमल आगे ले लूंगा और फिर 289 upon 1600 लिखूं. It is all fine. Just focus on the method. आंसर तो ठीक है, आंसर तो फिर आते रहेगा. करेक्ट आंसर लाना है, बट मोर इंपॉर्टेंटली लर्न द मेथड. f of 5. देख, एक लॉजिक लगा. f of 5 मतलब p of x लेस देन इक्वल टू 5. तेरा जो रेंज है वो 0 से 4 के बीच का ही है, मतलब जो भी नंबर आएगा 0 से 4 के बीच का ही होगा. एंड 0 से 4 के बीच का हर नंबर 5 से छोटा ही है. तो क्योंकि ये f of 5 बोला है, इसका आंसर 1 ही आएगा, बिकॉज इट इज एन ऑब्वियस इवेंट. अगर ग्राफिकली भी सोचेगा, अगर ये x और ये y है, हमारा फंक्शन का सारा ग्राफ 0 और 4 के बीच में ही है. 0 और 4. एंड ग्राफ ड्रॉ भी करेगा तो x upon 8. इट इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. अगर तू f of 5 मेरे से पूछेगा, f of 5 मतलब नंबर 5 यहां पे है, 5 के पहले fx के अंडर का एरिया कितना होगा. इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जितना भी एरिया fx के नीचे है, ये सारा एरिया काउंट किया जाएगा इफ आई आस्क यू f of 5. और सारा का सारा एरिया अगर तू टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो 1 ही आने वाला है. तो इवेंचुअली f of 5 विल बी 1 ओनली. बेसिकली कैपिटल F of any number greater than 4 is going to be equal to 1 only. फ्लिप साइड एक और क्वेश्चन ले ले मेरे साइड से. अगर मैंने पूछा f of -1, -1 इधर किधर आएगा. -1 के लेफ्ट में तेरा fx के नीचे एरिया कितना आया, उसका आंसर आएगा 0. ऐसा इसलिए क्योंकि fx जो है वो 0 से शुरू हुआ, तो fx के नीचे का एरिया 0 के आगे आएगा. आगे मतलब राइट में, लेफ्ट में नहीं. तो -1 के पहले fx का कोई एरिया ही नहीं है, विच इज वाई f of -1 अगर कभी पूछा तो इसका आंसर 0 आएगा. So that's a new concept you learn in this sum.
I hope it's clear, and if it's clear we can go ahead with the next sum. PDF दिया है, x का रेंज भी बोला है, डिटरमाइन CDF. CDF आ जाएगा fx is basically p of x less than equal to x obtained by integrating fx, which is x square by 3 dx, from of course the lower limit, which in this case is -1 up to x. इंटीग्रेट कर x क्यूब बाई 3 आएगा, बाहर भी एक 3 था तो x क्यूब बाई 9 आएगा, and because it is -1 to x, put in the limit, you get x cube by 9 minus -1 upon 9, which makes it +1 upon 9. Now p of x less than 1. By definition, p of x less than 1 is f of 1. जैसे ही तू 1 इसमें डाला, तेरा आंसर आएगा 1/9 plus 1/9, 2/9. p of x less than -2, मतलब f of -2. अभी पिछले सम में ही पढ़ा, क्योंकि मेरा रेंज -1 से 2 है, f of -2 0 आएगा. p of x greater than 0. इसको भी ना थोड़ा ग्राफिकली सोच. p of x greater than 0 मतलब फिलहाल मेरा फंक्शन डिफाइंड है -1 और 2 के बीच में. दे आर आस्किंग मी p of x greater than 0 मतलब राइट साइड का जो भी पार्ट है उतना. अगर मेरा fx का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है और उन्होंने मेरे से ये वाला पार्ट पूछा है, I can clearly say this part is going to be f of 2, मतलब up to 2 जितना भी एरिया आएगा वो पूरा एरिया, माइनस f of 0. एरिया के टर्म्स में सोच, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग. बट f of 2 तेरा अपर लिमिट था, तो f of 2 क्लियरली 1 ही आएगा, माइनस f of 0. f0 के लिए तो इसमें 0 डाल दे. जैसे ही तूने इसमें 0 डाला, 0/9 plus 1/9 is 1/9. सो f of 0 आ गया 1/9 एंड तेरा आंसर आ गया 8/9. इन केस यू आर थिंकिंग कि मैं p of x इक्वल टू 0 से 2 में इंटीग्रेट करके भी तो फाइंड कर सकता हूं. एग्जैक्टली, यू कैन डू इट, बट क्योंकि हम CDF निकाल चुके थे इसलिए डायरेक्टली हमने इसको यूज किया. तू 0 से 2 इंटीग्रेट करके अगर आंसर लाएगा तब भी तेरा आंसर 8/9 ही आएगा. And finally, p of x lying between 1 and 2. I know you can integrate from 1 to 2 and get your answer. I will find it by f2 minus f1. f2, अगर तू 2 इसमें डालेगा तो क्लियरली आंसर 1 ही आने वाला है, बिकॉज अपर लिमिट 2 था. माइनस f of 1 मतलब इसमें 1 डाल दे, दैट इज गोइंग टू बी 2/9. एंड फाइनली तेरा आंसर फॉर द 9th सम is 7/9. 9 सम मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तेरा 7/9. Yes, the last sum of exercise 7.2. स्टार्ट कर. fx बोला है, c पता नहीं है तो टोटल प्रोबेबिलिटी से हम c निकाल सकते हैं. टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन c by x dx from 1 to 3 is equal to 1. ये तेरा आ जाएगा c log x equal to 1 and that has to go from 1 to 3. log 1 मतलब सेकेंड टर्म 0 आएगा, 3 डालेगा तो log 3 आएगा. इवेंचुअली c is 1 by log 3. चल यहां तक ठीक है. उन्होंने तेरे से पूछा था फाइंड c मिल गया, ये तेरा एक सोल्यूशन का पार्ट हो गया. फाइंड e of x. e of x का फॉर्मूला मैंने थियरी में पढ़ाया था, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 प्लस इंफिनिटी, इस केस में 1 to 3 ऑफ x इंटू fx. fx मतलब c अपॉन x. x और x कट हुआ, c कांस्टेंट है बाहर आएगा, c का वैल्यू इज 1 by log 3. इंटीग्रेशन के अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आएगा 1 से 3 और लिमिट पुट करेगा तो 3 - 1 मतलब 2 आएगा, तो ये आंसर आ गया 2 by log 3. नेक्स्ट ले ले वेरिएंस ऑफ x. वेरिएंस रहेगा इंटीग्रेशन 1 से 3 x स्क्वायर इंटू fx तेरा c अपॉन x था, माइनस e ऑफ x मतलब 2 by log 3 का स्क्वायर. x कट होगा तो cx बचेगा, c इज 1 by log 3. x बचा तो उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर में 3 और 1 डाल दे तो 9 - 1 आएगा. 9 - 1 8 होगा और अपॉन 2 भी था तो ये तेरा 4 आएगा, माइनस इसका सिंप्लीफाई करेगा तो 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर आएगा.
ओके, सो इसमें से 4/log3 कॉमन एंड बचेगा 1 - 1/log3. Yes, if you just take an LCM, it's log3 - 1/log3 and multiply them. So finally the answer for variance of x is 4 into log3 minus 1/log3 the whole square. With that, we finish exercise 7.2.